हिंदी की इस एक और क्लास में आपका स्वागत है। इन कक्षाओं में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हिंदी के पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, पूरी थ्योरी को डिटेल में पढ़ रहे हैं। आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हर प्रकार की परीक्षा के लिए ये कक्षाएं बहुत उपयोगी हैं और इन कक्षाओं में आपको हिंदी का पूरा सिलेबस मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले 7 कक्षाएं हो चुकी हैं और उन 7 कक्षाओं में हमने इतने सिलेबस को कवर कर लिया। इन 7 कक्षाओं के अलावा सबसे पहली क्लास में मैंने हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम डिस्कस किया था। जो कुछ भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है वो सारा सिलेबस मैंने सबसे पहली क्लास में डिस्कस किया। और सिलेबस की कक्षा के बाद भाग 1 में भाषा का परिचय के अंतर्गत जितने भी बिंदु आते हैं इनको हमने पिछली कक्षाओं में पूर्ण किया। फिर उसके बाद भाग 2 के अंदर ये जितने भी बिंदु हैं इनको भी हम कर चुके हैं। भाग 3 है लिपि, इसके अंदर जितने बिंदु हैं इनको भी हम कर चुके हैं। और सबसे लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें हमने कवर किया था विराम चिन्ह नाम के बिंदु को, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आज की इस कक्षा में हम व्याकरण का परिचय और इसके अलावा वर्ण विचार में हम स्वर और उनके प्रकार इनको बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। और इसी प्रकार हिंदी का ये हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, जो आप अभी अपने सामने देख पा रहे हो। भाग 27 तक, पत्र लेखन तक, ये सारा सिलेबस हमें इन कक्षाओं में पूरा करना है। फिलहाल हमारी कक्षाएं भाग 6 तक पहुंच चुकी हैं और आज की इस क्लास में हम व्याकरण के परिचय को जानेंगे और वर्ण विचार नाम का बिंदु आज हम शुरू कर देंगे। तो इस कक्षा में जो हम बिंदु करने वाले हैं वो है व्याकरण के अंग। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि व्याकरण क्या है और भाषा की इकाइयां कौन कौन सी होती हैं। भाषा की इकाइयों के अंतर्गत कुल मिलाकर के ये बिंदु आते हैं: ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द या पद, उपवाक्य और वाक्य। तो आज की अपनी इस क्लास में हम इन सभी का परिचय जानने वाले हैं। इस कक्षा में हम समझेंगे कि ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं और अक्षर किसे कहा जाता है। इस अक्षर के विषय में तो प्राय यह मान लिया जाता है कि वर्ण ही अक्षर होता है। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे वास्तव में अक्षर होता क्या है। इसी प्रकार शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या फर्क है, उपवाक्य क्या होता है। इन सभी बिंदुओं को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। देखिए, जब ये बिंदु हमें समझ में आ जाएंगे तभी हम वर्ण विचार का बिंदु सही प्रकार से समझ पाएंगे। उसके बाद ही हम स्वर क्या है, स्वरों के प्रकार क्या क्या होते हैं, व्यंजन क्या है, व्यंजनों के क्या क्या प्रकार होते हैं, उनको विस्तार पूर्वक तभी समझ पाएंगे जब हमें इनकी बेसिक जानकारी होगी। तो हमें हर एक चीज को बारीकी से समझते जाना है। थ्योरी सही से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस के आंसर भी सही प्रकार से हम कर पाएंगे। तो यह है आज की हमारी क्लास नंबर 8। इससे पहले 7 कक्षाएं हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहली सिलेबस की क्लास थी और उसके अलावा ये 7 कक्षाएं और हैं, जिसमें सबसे पहली कक्षा में भाषा के प्रकारों का जिक्र किया गया है, जहां मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा को अच्छी प्रकार से मैंने समझाया है। उसके बाद हिंदी का भाषा परिवार, ये कक्षा नंबर 2 में जिक्र किया गया है इसका, जिसमें हमने जाना था कि हिंदी बहुरूपी परिवार की भाषा है और आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं को हमने इसमें समझा था। इसके बाद जो तीसरी क्लास हुई थी उसमें हमने हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, किस प्रकार संस्कृत से पाली बनी, उसके बाद प्राकृत बनी, फिर अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी, इस पूरे क्रम को समझा। अपभ्रंश के क्या क्या प्रकार होते हैं इस बात को समझा और हिंदी शब्द आखिरकार कैसे आया, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, ये सब कुछ हमने इस कक्षा में समझा था। उसके बाद क्लास नंबर 4 में हमने हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों को समझा, जहां पर मैंने आपको हिंदी की सभी 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। इसके बाद जो क्लास नंबर 5 थी उसमें हमने मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा इनके भेद को समझा था और भारतीय संविधान में जिन 22 भाषाओं का जिक्र है उनके विषय में हमने पूर्ण जानकारी हासिल करी थी और संविधान में हिंदी भाषा को लेकर के क्या क्या प्रावधान है ये भी हमने इसी कक्षा में डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमारी क्लास नंबर 6 थी वो पूरी की पूरी लिपि पर थी, जिसमें हमने भारत की सभी 22 भाषाओं की लिपियां देखी। उसके बाद हमने देवनागरी लिपि के गुण और दोषों पर प्रकाश डाला था और जो प्रमुख लिपियां हैं जैसे ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, देवनागरी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, इन सब पर भी हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है क्लास नंबर 6 में। और जो सबसे अंतिम क्लास हुई है वो थी विराम चिन्ह, जिसमें हमने 20 विराम चिन्हों के बारे में समझा है। इस कक्षा में हमने हिंदी के सभी विराम चिन्हों की संपूर्ण व्याख्या की है। तो यदि आपने ये कक्षाएं नहीं देखी हैं इनको जरूर देख लीजिएगा। आज ये है हमारी क्लास नंबर 8, जिसमें हम व्याकरण के अंगों की चर्चा करने वाले हैं। अब व्याकरण के अंगों पर आने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्याकरण क्या होती है। आखिरकार व्याकरण का परिचय हम सबसे पहले जानेंगे। व्याकरण के परिचय में हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा जो आप ये शब्द देख रहे हो व्याकरण, इसका मतलब क्या है। इस शब्द को मैं तोड़ना चाहूं तो किस प्रकार से इसको विच्छेद कर सकता हूं। तो ध्यान रखिएगा, व्याकरण का जो शाब्दिक विच्छेद होता है वो होता है वी धन आ धन कर्ण, वी प्लस आ प्लस कर्ण, ये इसका शाब्दिक विच्छेद है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस व्याकरण शब्द का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना। इस व्याकरण शब्द का क्या अर्थ होता है, भली भांति समझना या भली प्रकार से जानना। भली मतलब अच्छी प्रकार से जानना, सही तरह से जानना। तो यहीं से निकल के आती है व्याकरण की परिभाषा। तो इस प्रकार व्याकरण की परिभाषा क्या हुई, व्याकरण की परिभाषा हुई कि व्याकरण भाषा को भली भांति समझाने वाली पुस्तक है, या हम कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा को भली भांति समझाने वाली विधा है, या इसको हम रचना भी कह सकते हैं, या इसको हम कृति भी कह सकते हैं, या इसको हम संस्करण भी कह सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि व्याकरण एक ऐसी पुस्तक है जो हमें भाषा को भलीभांति समझाती है, या एक ऐसी विधा है, या एक ऐसी रचना है, या कृति है, या संस्करण है जो हमें भाषा को भलीभांति सही प्रकार से समझाती है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह हुआ कि व्याकरण को चाहे आप कोई एक पुस्तक कह लीजिए, उसको कोई एक विधा कह लीजिए, चाहे उसको रचना कह लीजिए, चाहे उसको कृति कह लीजिए या संस्करण कह लीजिए, व्याकरण का कार्य है भाषा को सही प्रकार से समझाना। प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महर्षि हुए हैं जिनका नाम था पतंजलि, और इन्होंने भी व्याकरण को परिभाषित किया है। और पतंजलि के अनुसार पतंजलि ने अपने महाभाष्य में
व्याकरण को कहा है शब्दानुशासन। महर्षि पतंजलि की ही रचना है महाभाष्य, और इस महाभाष्य में पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। अर्थात इन्होंने कहा है कि व्याकरण वह है जिसमें शब्दों का अनुशासन हो। अर्थात इन्होंने बताया कि व्याकरण एक ऐसी विधा है जो हमें शब्दों के अनुशासन को सिखाती है। अब यदि आप महर्षि पतंजलि को नहीं जानते हैं तो आपको यह बात ध्यान होनी चाहिए कि पतंजलि जो थे वो संभवतः शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। यदि आपने इतिहास पढ़ा है तो प्राचीन भारतीय इतिहास में शुंग वंश का नाम आता है, और शुंग वंश के ही एक प्रतापी राजा थे पुष्यमित्र शुंग। तो ऐसा माना जाता है कि पतंजलि इन्हीं के समकालीन थे, और ऐसा भी माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ महर्षि पतंजलि ने किया था, और पतंजलि की रचना का ही नाम है महाभाष्य, और पतंजलि ने ही योग सूत्र की रचना की। अब क्योंकि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की, इसलिए ऐसा माना जाता है कि महर्षि पतंजलि ने ही दुनिया को सबसे पहले योग का ज्ञान दिया। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास में एक और महर्षि हुए हैं पाणिनि, और पाणिनि महोदय ने व्याकरण को कहा है ग्रंथ। पाणिनि महोदय ने व्याकरण को क्या कहा? ग्रंथ कहा। और आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो महर्षि पाणिनि है इनको संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। और महर्षि पाणिनि द्वारा लिखे गए व्याकरण ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। और प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार महर्षि पाणिनि नंद वंश के समकालीन थे। नंद वंश का ही एक राजा था महापद्मनंद। तो ऐसा माना जाता है कि जो महर्षि पाणिनि थे वो किसके समकालीन थे? वो किसके कॉन्टेम्पररी थे? महापद्मनंद के कॉन्टेम्पररी थे। आपको पता होना चाहिए कि मौर्य वंश से ठीक पहले वाला जो वंश था वो ही था नंद वंश। और इन महर्षि पाणिनि की ही पुस्तक है अष्टाध्यायी। अब इस अष्टाध्यायी से हमें क्या पता चलता है? तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी की जो लेखक है वो पाणिनि है, और इस पुस्तक से मौर्य काल से पहले का इतिहास और मौर्य काल की राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। तो अष्टाध्यायी से हमें क्या पता चलता है? मौर्य काल से पहले का इतिहास का पता चलता है। और अभी मैंने बताया कि जो महर्षि पाणिनि थे उनको माना जाता है कि ये नंद वंश के समकालीन थे, और आपको यह बात पता ही है कि मौर्य वंश से जो पहले वाला वंश था वो नंद वंशी था। तो इस अष्टाध्यायी से हमें पता चलता है मौर्य काल से पहले का इतिहास, और इसके साथ साथ मौर्य काल की राजनीतिक स्थिति की जानकारी भी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी से ही प्राप्त होती है। यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए। खैर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं व्याकरण की परिभाषा की, तो उसमें हमने जाना कि पतंजलि ने तो व्याकरण को कहा है शब्दानुशासन, और पाणिनि महोदय ने कहा है व्याकरण को ग्रंथ। और हमने समझा कि व्याकरण का कार्य ही होता है भाषा को भली भांति प्रकार से, अच्छी प्रकार से समझाना। आइए अब जानते हैं कि व्याकरण आखिरकार मुख्य रूप से हमें क्या क्या प्रदान करती है। तो ध्यान रखिएगा, व्याकरण मुख्यतः 3 बातों का ज्ञान प्रदान करती है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करती है, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करती है, और इसके साथ साथ व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग का भी ज्ञान प्रदान करती है। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध लेखन का और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण हमें यह भी बताता है कि शुद्ध उच्चारण कैसे करना है, व्याकरण हमें शुद्ध लेखन कैसे करना है यह भी बताता है, और व्याकरण हमें यह भी बताता है कि शुद्ध प्रयोग कैसे करना है भाषा का। आइए इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक वाक्य आपके सामने है, रमेश प्रतिदिन मोटरसाइकिल से बाजार जाती है तथा उसकी पत्नी राधिका भी उसके साथ जाता है। अब ये वाक्य व्याकरण के अनुसार गलत है। अब ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है, यहां जो ये शब्द है रमेश ये पुल्लिंग है, और यहां जो ये शब्द देख रहे हो आप राधिका ये स्त्रीलिंग है। अब क्योंकि रमेश पुल्लिंग है तो यहां पर जो जाति शब्द आया है ये गलत है, और राधिका स्त्रीलिंग है तो यहां पर जो ये जाता शब्द आया है ये गलत है। रमेश के अनुसार ये गलत है और राधिका के अनुसार ये गलत है। तो इसलिए व्याकरण हमें बताता है कि यह वाक्य कुछ ऐसे होना चाहिए था, रमेश प्रतिदिन मोटरसाइकिल से बाजार जाता है तथा उसकी पत्नी राधिका भी उसके साथ जाती है। तो कुछ इस प्रकार व्याकरण हमें बताता है कि भाषा का सही प्रयोग किस प्रकार करना है। तो व्याकरण की परिभाषा में हमने क्या समझा कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसका निर्माण भाषा के लिए होता है और जिससे भाषा के शुद्ध रूप तथा प्रयोग की नियमावली का ज्ञान होता है। व्याकरण हमें ज्ञान कराता है कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है और उसके प्रयोग के नियम क्या क्या हैं। अब एक प्रश्न कई बार यह उठता है कि भाषा पहले बनी कि व्याकरण पहले बनी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, भाषा पहले बनती है और उसी के आधार पर उस भाषा का व्याकरण लिखा जाता है। इसमें यह कंफ्यूजन नहीं पाल लेना है कि व्याकरण हमें रूल बताती है तो पहले व्याकरण आई होगी भाषा बाद में आई होगी। नहीं, भाषा पहले बनती है और उसी के आधार पर उस भाषा का व्याकरण लिखा जाता है। देखिए, भले ही भाषा पहले बनी हो लेकिन उसके बावजूद भी भाषा के स्वरूप और प्रयोग को व्याकरण नियमित करता है और नियंत्रित करता है। भाषा के स्वरूप और प्रयोग को कौन नियंत्रित करता है? व्याकरण करता है। आइए अब जानते हैं व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं। तो यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि व्याकरण के मुख्य तौर पर 3 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा अंग होता है शब्द विचार और तीसरा अंग होता है वाक्य विचार। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि व्याकरण के मुख्य तौर पर 3 अंग होते हैं। सबसे पहले वर्ण, वर्ण के बाद आता है शब्द और शब्द के बाद आता है वाक्य। ये व्याकरण के 3 मेन पार्ट हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। और इसी में हमें सबसे पहले पढ़ना है ये वर्ण विचार। तो
आइए इसी बिंदु पर चलते हैं जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार से हमारा क्या आशय है? वर्ण विचार में हम वर्णों के शुद्ध उच्चारण, वर्णों के शुद्ध लेखन और वर्णों के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे व्याकरण हमें क्या बताता है? व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध उच्चारण, भाषा का शुद्ध लेखन और भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। इसी प्रकार इस वर्ण विचार नाम के बिंदु में हम वर्णों के शुद्ध उच्चारण और वर्णों के शुद्ध लेखन और वर्णों के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि वर्ण कहते किसे हैं? तो इसको आप कुछ इस बात से समझिए। देखिए, जब भी हमें अपने अंदर के विचार को किसी तक पहुंचाना है, हमें अपनी बात को किसी तक पहुंचाना है, तो उस बात को या उस विचार को पहुंचाने के लिए सबसे पहले आप ये अनुभव करेंगे कि एक ध्वनि उत्पन्न होगी। हमारे कंठ से एक ध्वनि निकलती है, तो इस वर्ण की जो उत्पत्ति होती है वो ध्वनि से ही होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कहने का मतलब भाषा की शुरुआत जहां से होती है वो इकाई ध्वनि होती है। हमने सबसे पहली कक्षा में भाषा की परिभाषा को समझा था कि भाषा अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम होती है। हमारे मन के अंदर विचार होते हैं, अब हमें उसे किसी दूसरे तक पहुंचाना है तो वह भाषा के माध्यम से पहुंचता है। और मैंने बताया कि जब भी आपको अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाना है तो सबसे पहले कंठ में ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए, जब भी आप बोलना शुरू करते हैं तो पहले तो आवाज उत्पन्न होती है ना, वो कंठ से उत्पन्न होती है। इसीलिए वर्ण की जो सबसे पहली और सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि ही होती है। इतनी बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। अभी हमने वर्ण को नहीं समझा, अभी हमने समझा केवल ध्वनि को। अभी हमने समझा कि अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे पहले जो चीज उत्पन्न होती है वो होती है आवाज, वो होती है ध्वनि। अब समझते हैं ये वर्ण क्या होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक ध्वनि बोली ए। यदि मैंने इसको केवल मुख से बोला है, मुंह से बोला है, तो ये सिर्फ ध्वनि है। भाई हमने बोला ए, तो ये क्या है? ध्वनि है। अभी हमने इसको केवल मुंह से बोला है। लेकिन जैसे ही मैंने इस ए ध्वनि को एक लिखित रूप दे दिया और मैंने इस ए ध्वनि को कुछ ऐसा रूप दिया, ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही हमने उस ए ध्वनि को ये एक लिखित रूप दे दिया तो ये बन गया वर्ण। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम ध्वनि को लिखित रूप दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। तो वर्ण किसे कहते हैं? जब भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाता है तो वह वर्ण कहलाता है। और उदाहरण से समझिए, जैसे मैंने कहा आ, और इस आ ध्वनि को मैंने एक लिखित रूप दे दिया कुछ इस तरह से, तो ये बन गया वर्ण। इसी को हम वर्ण कहते हैं, यानी ध्वनि का लिखा हुआ रूप वर्ण कहलाता है। यदि मान लीजिए आपने मुख से बोला क, तो ये अभी केवल ध्वनि है, लेकिन जैसे ही आपने इसको एक लिखित रूप दे दिया तो ये क्या हो गया? ये हो गया वर्ण। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ चुकी है कि ध्वनि में और वर्ण में क्या फर्क है। केवल मुख से बोला तो वो ध्वनि है, लेकिन जैसे ही उसको लिख दिया तो वो क्या बन गया? वर्ण बन गया। इसके अलावा और वर्ण को हम किस तरह से समझ सकते हैं? तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके पार्ट ना हो सके। अब ये ऐसी मूल ध्वनि क्या है जिसके खंड ना हो सके, जिसके पार्ट ना हो सके? आइए इस बात को बहुत ध्यान से विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए, जैसे हमने मुख से एक ध्वनि निकाली ए, तो हमने इसको कुछ इस प्रकार से लिख दिया। अब बताइए, क्या इसको तोड़ा जा सकता है? क्या इसके पार्ट किए जा सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार हमने मुख से एक और ध्वनि निकाली ई और इसको एक लिखित रूप दे दिया इस प्रकार से। बताइए, क्या इसका टुकड़ा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी मूल ध्वनि है जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता। इसी प्रकार मैंने मुख से एक और ध्वनि निकाली कै और इसको लिखित रूप दे दिया। क्या इसका पार्ट किया जा सकता है? क्या इसका खंड किया जा सकता है? क्या इसका टुकड़ा किया जा सकता है? आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि आगे अभी हम स्वर और व्यंजन को समझेंगे, लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ये जो आप कै देख रहे हो ना, इसमें ए स्वर जुड़ा हुआ है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें ए स्वर जुड़ा होता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ये जो कै है ये कुछ इस प्रकार से है, इसमें कै है, इसको हमने कर दिया आधा और इसमें से स्वर को बाहर निकाल दिया ए को। तो यहां जो वर्ण है वो ये है, इसको आगे आप नहीं तोड़ सकते, इसको भी आप आगे नहीं तोड़ सकते। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जो वर्ण है वो क्या है? ये कै और ये ए, ये वर्ण है। इससे ज्यादा इनको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। इसी प्रकार मैंने मुख से एक और ध्वनि निकाली गे। अब वास्तव में मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी व्यंजन होते हैं सभी में ए स्वर होता ही होता है। तो इस गे में से ए स्वर को बाहर निकाल दीजिए, तो कुल मिलाकर के कुछ इस प्रकार से आपके सामने बात निकल करके आएगी कि गे तो रह जाएगा आधा। देखिए, नीचे मैं हल चिन्ह लगा रहा हूं। जब भी आप किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा देते हैं तो इसका मतलब है उसमें से स्वर बाहर निकाल लिया गया है, वो स्वर रहित है, वो आधा है। और इसका स्वर लिख दिया हमने इस प्रकार से ए। तो ये भी एक मूल ध्वनि है और ये भी एक मूल ध्वनि है। तो मूल ध्वनि वो होती है जिसका पार्ट नहीं हो सकता, जिसका खंड नहीं हो सकता, और वर्ण उस मूल ध्वनि को ही कहते हैं। तो ये कै, ये ए, ये गे, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा औ, तो मैंने उसको एक लिखित रूप दे दिया, तो ये क्या है? ये वर्ण है, इसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। इसी प्रकार से हमने जैसे कहा श, तो हमने श लिखा। अब क्योंकि ये व्यंजन है, इसमें अभी स्वर है, तो इसके स्वर को बाहर निकालिए। तो इसको हमने कुछ इस प्रकार से लिखा श आधा और इसका स्वर हमने बाहर निकाल लिया। तो ये जो आप देख रहे हो ये भी क्या है? वर्ण है, ये भी वर्ण है, क्योंकि इनको और इससे ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, इनका और ज्यादा खंड नहीं हो सकता। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके। उदाहरण के लिए जैसे ए, आ, लघु ई, क, ख और ग।
और इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। ये सभी वर्ण हैं और इन्हीं अखंड ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। अखंड मतलब जिसके पार्ट ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वर्ण समझ में आया होगा। अब वर्ण के बाद आता है शब्द, और आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि शब्द वर्णों के सार्थक योग से बनता है। सार्थक मतलब स धन अर्थ, यानी वर्णों का एक ऐसा योग होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं यहां पर कुछ मूल ध्वनियां लेता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिया र, फिर उसके बाद आ, फिर उसके बाद अगली मूल ध्वनि है मैं, और फिर उसके बाद ए। तो ये सभी क्या है? वर्ण हैं। ये सभी मूल ध्वनियां हैं, इन सभी के खंड नहीं हो सकते। तो अब इन सभी का हम क्या कर देते हैं? योग कर देते हैं। भाई ये सभी वर्ण हैं, अब इन वर्णों का कर देते हैं योग। तो आप पाएंगे यहां पर जो ये रे है ये स्वर रहित है, आधा है, तो ये जो आ स्वर है इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रे और आ, ये अपने मात्रा स्वरूप में आ जाएगा, ये अपने मात्रा रूप में आ जाएगा। ये जो आ है जब इस रे व्यंजन के साथ जुड़ेगा तो अपने मात्रा रूप में आ जाएगा। इसी प्रकार ये जो ए स्वर है इस मैं के साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा राम। तो इन चार मूल ध्वनियों से शब्द बन गया एक राम। तो इसलिए हमने कहा शब्द वर्णों के सार्थक योग से बनता है। इसी प्रकार इन मूल ध्वनियों को देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले एक मूल ध्वनि लिखी द, उसके बाद लघु ई, फिर उसके बाद न, और फिर ए। यहां भी हमने चार मूल ध्वनि ली है, यानी चार वर्ण ले लिए हैं। अब इन चार वर्णों को जोड़ दीजिए। यहां पर द आधा है, और ध्यान रखिएगा जब भी कोई आधा व्यंजन हो उसके तुरंत बाद स्वर हो, तो वो स्वर उस व्यंजन के साथ जुड़ता है मात्रा रूप में। तो यहां पर ये आ जाएगा द, और इस लघु ई की आ जाएगी मात्रा। इसी प्रकार यहां पर है न, और यहां पर है स्वर ए, तो ये ए इसमें जुड़ जाएगा, और आप जानते हैं ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, तो जैसे ही ए इस स्वर रहित न में जुड़ेगा तो ये न पूरा हो जाएगा, और ये शब्द बन जाएगा दिन। यानी इन चार वर्णों को जोड़ करके शब्द बन गया दिन। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि वर्णों के सार्थक योग से किस प्रकार से शब्द बनता है। अब ध्यान रखिएगा वर्णों का जो योग है वो कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कुछ भी जोड़ दिया। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कुछ वर्ण लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया यहां पर द, ओ, पे, दीर्घ ई, से, ए। अब देखिए यहां पर ये सभी वर्ण हैं, वर्ण तो ये सारे के सारे ही हैं, लेकिन जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये द और ओ जुड़ के हो जाएंगे दो। इसी प्रकार प में ये दीर्घ ई जुड़ेगा तो ये बनेगा पी, और इसी प्रकार से में ए जुड़ेगा तो ये हो जाएगा से, दो पीस। अब ये जो शब्द बन गया आपके सामने, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्णों का यहां पर योग हुआ है ये सार्थक नहीं है। वर्णों का जो योग होना चाहिए वो सार्थक होना चाहिए। वर्णों के योग से जो शब्द बनता है उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ण लिए, उठाए और जोड़ दिए। उन वर्णों से जो शब्द बनेगा वो उसका अर्थ होना चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हमने शब्द को समझा, और शब्द के बाद आता है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों के सार्थक योग से बनता है। जिस तरह वर्णों से जुड़ जुड़कर शब्द बना, इसी तरह शब्दों से जुड़ जुड़ करके वाक्य बन जाता है। वर्णों को जोड़ जोड़कर शब्द बन जाता है और शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य बन जाता है। वाक्य का उदाहरण मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आने वाली कक्षाओं में हम इस बिंदु को तो विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। लेकिन हाँ, शब्द और पद में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है, ये अभी हम इसी कक्षा में समझने वाले हैं कि आखिरकार शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। यदि पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण। क्योंकि आप जानते हैं कि ध्वनि केवल मुख से निकलती है, लेकिन जैसे ही ध्वनि को हम लिखित रूप दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्ण। इसलिए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो होती है शब्द। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। यदि मैंने लिखा कै, तो कै का कोई अर्थ नहीं है। मैंने लिखा ख, उसका कोई अर्थ नहीं है। ए का कोई अर्थ नहीं है, आ का कोई अर्थ नहीं है, ई का कोई अर्थ नहीं है। समझ पा रहे हैं बात आप? अर्थ के आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो शब्द होती है। यानी भाषा की ऐसी सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ निकलता हो वो शब्द ही होती है। पूछे कि अर्थ के आधार पर भाषा की इकाइयां होती कितनी हैं, तो अर्थ के आधार पर भाषा की दो इकाई होती हैं, शब्द और वाक्य। शब्द का भी अर्थ निकलता है, वाक्य का भी अर्थ निकलता है। लेकिन यदि पूछे आपसे कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वाक्यांश या वाक्य। क्योंकि शब्द का भाव नहीं निकलता, शब्द का केवल अर्थ निकलता है, वाक्यांश या वाक्य का भाव निकलता है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ रही है। लेकिन अब एक बार फिर से ऊपर आइए और इन दोनों पर ध्यान दीजिए। यहां पर है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। लेकिन यदि प्रश्न केवल इतना आता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसमें मौखिक या लिखित नहीं आता है, तो फिर इसका उत्तर ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब यदि ऑप्शंस में ध्वनि और वर्ण दोनों हैं, तो अधिकांशतः जो सही उत्तर माना जाता है वो ध्वनि माना जाता है। लेकिन यदि ध्वनि विकल्प में नहीं है तो फिर आंसर क्या हो जाता है? हमारा वर्ण सही हो जाता है। और इसी प्रकार आपको एक बात का और ध्यान रखना है, यदि पूछा जाए कि भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो भाषा का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो वाक्य होता है, भाषा सबसे छोटा अंग वर्ण होता है। भाषा का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो वाक्य यानी सेंटेंस होता है, और भाषा का जो सबसे छोटा अंग होता है वो वर्ण होता है। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। और यदि एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है,
तो आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है कि वाक्य को भाषा की सार्थक इकाई कहा जाता है। भाषा की सार्थक इकाई क्या होता है? वाक्य। तो मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें समझा दी हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की इकाइयां कितनी होती हैं, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये सभी चीजें मैंने आपको समझाई, इनको बहुत ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप टिप्पणी यानी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अभी मैंने बताया कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य को कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको ये बात बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। शब्द का केवल अर्थ निकलता है, वाक्यांशों या वाक्यों के भाव या भावार्थ निकलते हैं। यदि ये बात आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है तो इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, उस पर दृष्टि रखो, तो इस वाक्य में एक शब्द आया है दृष्टि। तो दृष्टि तो शब्द है, इस दृष्टि का मतलब हुआ, इसका अर्थ निकल रहा है नजर या आंखों के द्वारा देखना। तो ये तो इस दृष्टि शब्द का अर्थ है, लेकिन ये पूरा का पूरा अपने आप में एक वाक्य है। इस वाक्य का भाव निकल रहा है, और इस पूरे वाक्य का भाव क्या निकल रहा है कि किसी व्यक्ति पर ध्यान रखना है। यदि ये कहा गया कि उस पर दृष्टि रखो, तो दृष्टि रखने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर ध्यान रखना है। तो दृष्टि तो केवल एक शब्द है, इस शब्द का केवल एक अर्थ निकला, दृष्टि मतलब नजर या आंख के द्वारा देखना। लेकिन यदि इस पूरे वाक्य को आप देखते हो, उस पर दृष्टि रखो, इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर ध्यान रखना है, उस पर नजर जमाए रखनी है, उस व्यक्ति या उस वस्तु को देखते रहना है। तो यह है पूरा भाव। ये केवल और केवल क्या है? इस शब्द के अर्थ हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि शब्द का केवल अर्थ निकलता है, वाक्यांशों और वाक्यों के भाव या भावार्थ निकलते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इस बात को कुछ आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मुहावरे और लोकोक्ति के भाव और भावार्थ निकलते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति के क्या निकलते हैं? भाव और भावार्थ निकलते हैं। अब आगे कक्षाओं में मुहावरे और लोकोक्ति पढ़ोगे तब जानोगे कि मुहावरों के भाव निकलते हैं, लोकोक्ति के भाव निकलते हैं। अब बात यह आती है कि इनके भाव या भावार्थ क्यों निकलते हैं? भाव या भावार्थ तो वाक्यांश और वाक्यों के निकलते हैं, तो फिर इनके क्यों निकलते हैं? वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि लोकोक्ति जो होती है वो वाक्य होती है और मुहावरा वाक्यांश होता है। लोकोक्ति एक वाक्य होती है और मुहावरा एक वाक्यांश होता है। यही कारण है मुहावरे और लोकोक्ति के भाव और भावार्थ निकलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए अब जानते हैं कि भाषा की जितनी भी इकाइयां हैं उनका बढ़ता क्रम क्या है। जो भाषा है वो किस प्रकार से ध्वनि से वाक्य तक पहुंच जाती है। भाई भाषा में सबसे पहले तो ध्वनि निकलती है और वो फिर किस प्रकार से वाक्य बन जाती है, तो उसी क्रम को हमें जानना है। तो हम समझने वाले हैं भाषा की इकाइयों का बढ़ता क्रम। तो हम समझ चुके हैं जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं लेटर। ध्वनि तब होती है जब वो केवल मुख से बोली जाए, और वर्ण जब उस ध्वनि को लिखित रूप दे देते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम लेटर कहते हैं। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की शुरुआत ही यहीं से होती है। ध्वनि या वर्ण के बाद आता है अक्षर या शब्दांश। अक्षर को शब्दांश भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको हम सिलेबल बोलते हैं। अभी थोड़ी ही देर में हम इस अक्षर को समझने वाले हैं। ये अक्षर क्या होता है, शब्दांश क्या होता है। तो सबसे पहले आया ध्वनि या वर्ण, उसके बाद आया अक्षर, अक्षर के बाद आता है पद या शब्द। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं वर्ड। अक्षर के बाद हम समझेंगे पद और शब्द क्या होता है और इनमें अंतर क्या होता है। पद और शब्द के बाद भाषा की जो अगली इकाई होती है वो होती है पदबंध। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेज। दो या दो से अधिक पदों से मिलकर पदबंध बनता है। इस पदबंध को भी हम आज की इस कक्षा में जानेंगे कि आखिरकार पदबंध होता क्या है। पदबंध के बाद भाषा की जो अगली इकाई होती है वो होता है उपवाक्य। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोज। इस उपवाक्य को भी हम आगे जानेंगे। और उपवाक्य के बाद भाषा की जो सबसे बड़ी सार्थक इकाई होती है वो होता है वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। तो कुल मिलाकर भाषा की इकाइयों का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार से, जिसमें सबसे पहले ध्वनि या वर्ण जिसको हम कहते हैं लेटर, उसके बाद अक्षर या शब्दांश जिसको हम कहते हैं सिलेबल, उसके बाद पद या शब्द जिनको हम वर्ड भी कहते हैं, इसके बाद पदबंध, उसके बाद उपवाक्य और उसके बाद वाक्य। तो देखिए हम ध्वनि या वर्ण को तो समझ चुके हैं, अभी अभी इसके बारे में हमने चर्चा की है। तो आइए अब समझते हैं अक्षर या शब्दांश क्या होता है और फिर क्रमानुसार इन सभी के बारे में जानेंगे। हमारा अगला बिंदु है अक्षर। इस अक्षर के बारे में हम समझते हैं। देखिए कई बार हम इसमें भ्रमित हो जाते हैं, वर्ण में और अक्षर में हम भ्रमित हो जाते हैं। भाषा विज्ञान में अक्षर को शब्दांश भी कहा जाता है। देखिए जो भाषा विज्ञान है उसमें इस अक्षर को शब्दांश भी कहते हैं। इसको आपको थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आराम से समझना पड़ेगा। इसको शब्दांश भी कहा जाता है। एक बात समझिए, देखिए अक्षर क्या होता है। ध्वनियों की संगठित इकाई को अक्षर कहते हैं। यानी बहुत सारी ध्वनियां हैं और उन ध्वनियों को मिलाकर संगठित एक इकाई बनती है, उसको हम अक्षर कहते हैं। अब एक चीज को समझिए, मैं यहां पर पहले उस चीज को समझाना चाह रहा हूं अक्षर को, फिर आगे हम बात करेंगे। पहले समझ लीजिए इस चीज को। देखिए जब हम किसी भी शब्द को अंशों में तोड़कर बोल सकते हैं, आपको पता है कोई भी शब्द हो उसको हम तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी शब्द लिखा, यहाँ पर मैंने शब्द लिखा राजा, तो इस राजा शब्द को चाहूँ तो मैं तोड़ सकता हूँ। देखिए यहाँ पर जो रै है ये एक व्यंजन है, इस यहाँ पर रै और इसमें से मैं स्वर को अलग कर दूंगा, तो यहाँ पर मैंने इसका स्वर अलग कर दिया आ। ऐसे ही यहाँ पर जय एक व्यंजन है और इसमें से इसका स्वर अलग करके लिख दिया आ। तो आपने देखा मैंने इस शब्द को तोड़ दिया, बिल्कुल ध्वनियों में तोड़ दिया। अब इससे ज़्यादा और नहीं तोड़ा जा सकता। ये सभी क्या है, ये वर्ण है। यह भी वर्ण है, यह भी वर्ण है, यह भी वर्ण है और ये भी क्या है, ये सभी क्या है, वर्ण है। इससे ज़्यादा और नहीं तोड़ा जा सकता। ये बात हम सब जानते हैं कि शब्द को अंशों में तोड़कर लिखा जा सकता है। मान लीजिए एक शब्द मैं आपके सामने और लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा कमल, तो हम इसको भी अंशों में तोड़ सकते हैं।
यहाँ पर कै, इसमें से स्वर को हटा दीजिए क्योंकि हर एक व्यंजन में ए स्वर होता है। और इसके अलावा यहाँ पर है मैं, इसमें से भी इसका स्वर निकाल दीजिए बाहर, तो इसका ए स्वर निकाल दिया, इस मैं को भी तोड़ दिया और ले को भी तोड़ दीजिए, स्वर को बाहर निकाल दीजिए, इसको भी तोड़ दिया। हमने इनको वर्णों में तोड़ दिया, इस पूरे शब्द को भी तोड़ दिया। तो आपको ये बात समझ में आई। देखिए किसी भी शब्द को अंशों में तोड़कर बोला जा सकता है, लेकिन बात को सुनिएगा ध्यान से। ये जो अक्षर होता है ना, ये जो अक्षर होता है, ये अक्षर एक ऐसी संगठित इकाई होती है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अक्षर, या फिर इसको कह लीजिए आप शब्दांश, शब्दांश यानी शब्द का एक अंश। ये वर्ण के जैसा नहीं होता, बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ण नहीं होता है। ये अक्षर शब्द के वे अंश होते हैं जिन्हें और ज्यादा छोटा नहीं बनाया जा सकता, अन्यथा शब्द की ध्वनियां बदल जाएंगी। शब्द की ध्वनियां भी नहीं बदलनी चाहिए। और याद रखिएगा, अक्षर को उतना छोटा नहीं कर सकते कि उसकी ध्वनियां बदल जाएं। अब ये बात आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बात बोली है। देखिए किसी भी शब्द को अंशों में तोड़कर बोला जा सकता है, और अक्षर शब्द के वे अंश होते हैं जिन्हें और ज्यादा छोटा नहीं बनाया जा सकता, अन्यथा शब्द की ध्वनियां बदल जाती हैं। अब यदि ये बात ऐसे समझ में नहीं आ रही है तो इस बात को हम उदाहरण से समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। देखिए मैंने मान लीजिए मैंने शब्द ले लिया अचानक, मैं एक शब्द ले रहा हूं अचानक, ध्यान दीजिएगा। अब इस अचानक शब्द को मैं यदि ऐसे पार्ट्स में तोड़ देता हूं कि उसको बोलने पे ध्वनि वही रहेगी, ध्वनि चेंज नहीं होगी। अब इस अचानक शब्द में ना 3 अक्षर, ध्यान दीजिएगा, इस अचानक शब्द में 3 अक्षर हैं। कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। इसमें एक अक्षर है ए, इसमें एक अक्षर है चा, एक अक्षर है इसमें नक। अब आप इनको बोलिए अचानक, 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 ध्वनि चेंज नहीं हो रही है। अचानक की ध्वनि यदि इसको अलग अलग भी आप बोलोगे, अचानक, बिल्कुल सेम वही आ रहा है, अचानक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि रुक रुक कर अचानक बोला जाए तो शब्द के तीनों अक्षर खंडित रूप में देखे जा सकते हैं, लेकिन शब्द का उच्चारण सुनने में सही प्रतीत हो रहा है। अब भी शब्द का जो उच्चारण आ रहा है ना, वो सुनने में अब भी सही प्रतीत हो रहा है। लेकिन यदि मैं इसको तोड़ दूं, इस नक को भी तोड़ दूं, मान लीजिए मैं इसको इस तरह से लिखूं, ये तो बिल्कुल ठीक है इसका, लेकिन यदि मैं इसको इस तरह से तोड़ दूं, इस अचानक को, ध्यान दीजिएगा, अ चा, और इस नक को भी तोड़ दिया, न और क, इस तरह से तोड़ दिया। अब बोलिए इसको अचानक, अचानक, अचानक। अब ये अचानक नहीं आ रहा, अब ध्वनि बदल गई इसकी। अब इसकी जो ध्वनि है वो टूट गई, वो चेंज हो गई। ध्यान दीजिएगा जो मैं बात, यदि रुक रुक कर अचानक बोला जाए तो वो अचानक ही ध्वनि आ रही है उसकी। इस शब्द के तीनों अक्षर खंडित रूप में देखे जा सकते हैं, और जो शब्द का आप उच्चारण सुन रहे हो तोड़ने के बाद भी, वो भी उसी के जैसा लग रहा है। लेकिन अगर नक को भी तोड़ दिया जाए तो शब्द की ध्वनियां गलत हो जाएंगी, ध्वनि वही आनी चाहिए, अचानक, अचानक। ये अचानक नहीं रहा, अब ये अचानक हो गया। ये अचानक ही था, ये अचानक ही था। तो बोलोगे आप ध्वनि करोगे, ध्वनि नहीं बदली है, जो अचानक की ध्वनि है वही इसमें ध्वनि आ रही है, अचानक, ध्वनि नहीं टूटी। ये जो अक्षर का खेल है ध्वनि पर चलता है, इसको आप उतना तोड़ सकते हो, उतना तोड़ दीजिए, उतना तोड़ दीजिए, ध्वनि ना चेंज हो। लेकिन यदि आपने उसको इस तरह से इतना ज्यादा तोड़ दिया कि ध्वनि ही बदल गई, तो फिर वो अक्षर नहीं रह जाते। जैसे मैंने अचानक को यहां पर तोड़ा, अचानक, वही आ रही है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, अचानक है, अचानक, तो यहां बदल गया, यहां अचानक वाली साउंड चेंज हो गई, यहां पर उसकी ध्वनियां क्या हो गई, गलत हो गई। इस शब्द को आप अचानक है, मान लीजिए इसको इस तरह से तोड़ते आप, अचानक, तो देखिए यहां भी अचानक की ध्वनि नहीं आएगी, अचानक है, ये क्या हो गया, अचानक हो गया। यहां भी ध्वनि नहीं आ रही, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो मैं इसलिए आपसे एक बात कह रहा था, जो आपने बात सुनी, कि देखिए अक्षर शब्द के वे अंश होते हैं जिन्हें और ज्यादा छोटा नहीं बनाया जा सकता, अन्यथा शब्द की ध्वनियां बदल जाएंगी। इसको इतना तोड़ सकते हो जिसमें उसकी ध्वनियां ना बदलें, बस ध्वनियां चेंज नहीं होनी चाहिए। इस शब्द को आप अचानक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे भी जो उच्चारण वाली ध्वनि है वो क्या हो गई, गलत हो गई। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो इसको आप केवल इतना तोड़िए कि इसकी जो ध्वनि है वो चेंज ना हो, जैसे ऊपर वाले में अचानक, तो ध्वनि वही आ रही है, लेकिन इन दोनों में जो ध्वनि है वो पूर्णतः अचानक वाली गलत हो गई। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक ही अक्षर होता है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही अक्षर होता है। अब जैसे ये शब्द है में, इसमें एक ही अक्षर है, ये में शब्द है, इसमें एक ही अक्षर है। एक शब्द मैंने लिया कान, इसमें एक ही अक्षर है, इसको नहीं तोड़ सकते। यदि आपको कान को आपने ऐसे बोल दिया ना, कान, तो ध्वनि बिगड़ गई। आप इसको कान नहीं बोल सकते, कान की ध्वनि नहीं आ रही है। ध्वनि तोड़ करके भी उस पूरे शब्द वाली ध्वनि ही आनी चाहिए। ये ध्वनि के ऊपर खेल चलता है सारा का सारा। जैसे ही एक शब्द है हाथ, इसको आप हाथ है नहीं बोल सकते, क्योंकि हाथ की ध्वनि बिगड़ जाएगी। इसको आप हाथ है नहीं कह सकते, ध्वनि बदल जाएगी। एक शब्द है चल, इसको आप चैल नहीं कह सकते, ध्वनि बदल जाएगी। ऐसे ही शब्द है जा, इसको आप इससे ज्यादा तोड़ ही नहीं सकते। ये सब क्या है, ये सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें एक ही अक्षर है। इसमें भी एक ही अक्षर है, इसमें भी एक ही अक्षर है, इसमें भी एक अक्षर है। ये केवल एक ही अक्षर वाले शब्द हैं, एक ही अक्षर वाले शब्दांश हैं। अब ऐसे भी होते हैं जिनमें दो दो होते हैं। जैसे मैंने लिखा चलकर, मान लीजिए मैंने लिखा चलकर, इसको आप तोड़ सकते हैं, तो इसको आप अलग अलग नहीं तोड़ सकते, चल, कैर, ध्वनि बदल जाएगी। आप इसको केवल इस तरह से तोड़ सकते हैं, चल प्लस कर,
इसको इस तरह आप तोड़ सकते हैं। तो बोलो चल कर, अभी ध्वनि नहीं बदली तोड़ने के बाद भी, तोड़ने के बाद भी ध्वनि क्या बदली, नहीं बदली। जैसे हमने लिखा एक और शब्द खाना, तो इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते खान आ, नहीं, इसको आप किस तरह तोड़ सकते हो, खा और ना, इनको बोलोगे तो ध्वनि खाना वाली ही आएगी। बोलो खाना तो ध्वनि वही आ रही है, बात आई समझ। जैसे हमने एक शब्द लिखा रुमाल, मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा रुमाल, तो आप इस शब्द को किस तरह से तोड़ सकते हो, इसको इस तरह तोड़ सकते हो, रू प्लस माल। आप बोलोगे रू माल, सब ध्वनि वही आ रही है। लेकिन यदि आपने इस रुमाल शब्द को इस तरह से तोड़ दिया, रू मा ले, इस तरह से, ध्वनि बदल गई भाई, रू माल है, नहीं ऐसे नहीं कर, ध्वनि बदल जाएगी, ध्वनि चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हो ना, टूटे हुए फॉर्म में जो देख रहे हो, यही है अक्षर। जैसे में 3 अक्षर हैं, इनमें एक एक ही अक्षर है, इनमें 2 अक्षर हैं, इसमें 2 अक्षर हैं, इसमें 2 अक्षर हैं, ये इनको हम शब्दांश बोलते हैं, अक्षर को हम शब्दांश भी बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा सब्जी, तो इसको आप तोड़ सकते हो किस तरह से, इसको आप तोड़ सकते हो सब, स्वरहित रहेगा क्योंकि बे आधा है, और प्लस जी, तो अलग अलग ही बोलोगे इनको, सब जी, तो ध्वनि वही निकलेगी जो उस पूरे शब्द की है, ध्वनि वही निकलेगी। इससे ज्यादा देखो 3 में भी होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी में 3 भी हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, तो इसको तोड़िए तो आप पाएंगे मैं हत्व पूर्ण, अलग अलग भी बोलेंगे तो वही सेम ध्वनि निकलेगी, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, ध्वनि वही है तोड़ के भी। मतलब आपको उसको इस तरीके तोड़ना कि जो उसके टूटे हुए पार्ट हैं, जो शब्दांश है, ध्वनि उस पूरे शब्द की ही रहनी चाहिए। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। यही होते हैं अक्षर, जैसे इनमें 2-2 अक्षर हैं, इसमें 3 अक्षर हो गए, इसी को अक्षर बोला जाता है। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। तो एक बार हम इस चीज को अब नोट कर लेते हैं एक बार फिर से। तो हमने क्या समझा, अक्षर। देखिए अक्षर क्या होता है, भाषा विज्ञान में अक्षर या शब्दांश ध्वनियों की संगठित इकाई को बोलते हैं। संगठित इकाई होनी चाहिए ध्वनियों की, ध्वनियां नहीं चेंज होनी चाहिए, भले आपने तोड़ दिया लेकिन उन टूटे हुए पार्ट की ध्वनि भी वही होनी चाहिए जो उस पूरे शब्द की ध्वनि है। इसके अलावा किसी भी शब्द को अंशों में तोड़कर बोला जा सकता है, और अक्षर शब्द के वे अंश होते हैं जिन्हें और ज्यादा छोटा नहीं बनाया जा सकता, अन्यथा शब्द की ध्वनियां बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे अचानक शब्द के 3 शब्दांश यानी 3 अक्षर होते हैं, जैसे अचानक, आप अलग अलग भी बोलोगे तो ध्वनि वही आ रही है। यदि रुक रुक कर अचानक बोला जाए, यदि रुक रुक कर आप बोलेंगे अचानक बोला जाए, तो इस शब्द के तीनों अक्षर खंडित रूप में देखे जा सकते हैं अलग अलग, और शब्द का उच्चारण सुनने में भी सही प्रतीत हो रहा है। लेकिन यदि आपने नक को भी तोड़ दिया तो ध्वनियां क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। अचानक, नहीं अचानक नहीं आ रहा है इसमें, ये बार हो गया अचानक, ध्वनियां अचानक वाली नहीं आ रही, यहां पर आ रही थी अचानक, यहां आ रही थी ध्वनियां। ध्वनि चेंज नहीं होनी चाहिए, जो ध्वनि इस पूरे शब्द में आ रही है, ध्वनि उनको बोलने पर भी ध्वनि वही रहनी चाहिए। इस शब्द को आप चान कह भी नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर भी आपकी ध्वनि का जो उच्चारण है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कुछ छोटे शब्द होते हैं जिनमें एक ही अक्षर एक ही शब्दांश होता है, मैं आपको समझा चुका हूं, अब इसको आप नोट कर सकते हैं। जैसे मैं हुआ, कान हुआ, हाथ हुआ, चल और जा। अब देखें, कान को आप का नहीं बोलेंगे, ध्वनि जो है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हाथ को आप हाथ है नहीं बोल सकते, क्या हो जाएगी, ध्वनि बदल जाएगी। चल को आप चल नहीं कह सकते, क्या बदल जाएगी, ध्वनि बदल जाएगी। तो ये सभी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें क्या है, एक ही अक्षर है। इसके अलावा कुछ शब्दों में 2 अक्षर यानी 2 शब्दांश भी होते हैं, जैसे चल कर, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, चल कर को आप कह सकते हैं चल कर, अलग अलग तोड़ सकते हैं। इसे अलग अलग बोलने पर भी उच्चारण सुनने में सही लग रहा है। ऐसे ही खाना, इसको आप खाना कह सकते हैं, अलग अलग बोलोगे तो उच्चारण सही लग रहा है। इसके अलावा आप रूमाल, इसको आप रूमाल, लेकिन यदि आपने इसको रूमाल ले करेंगे तो ध्वनि क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। ये सही है, ये ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे ही सब्जी, इसको आप सब्जी करेंगे तो ठीक है, लेकिन और किसी तरह से तोड़ेंगे तो ध्वनि बदल सकती है। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें 3 या उससे ज्यादा अक्षर होते हैं, जैसे महत्वपूर्ण, तो इसको आप तोड़ सकते हैं महत्वपूर्ण, ध्वनि वही आ रही है जो इस पूरे शब्द की है। जैसे अंतरराष्ट्रीय, तो इसकी भी वही आ रही है अंतरराष्ट्रीय, तो ध्वनि वही आ रही है। मेरे कहने का अभिप्राय यह हुआ कि इसमें कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, तो जो टूटा हुआ पार्ट है उसकी ध्वनि सेम वही निकले तो फिर वो क्या होते हैं, उसके अक्षर होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। भाषा की इकाई के बढ़ते क्रम में हमने सबसे पहले ध्वनि या वर्ण को समझा, उसके बाद हमने अभी अभी अक्षर और शब्दांश को समझा। अब इसके बाद अब हम समझने जा रहे हैं पद या फिर शब्द, ये क्या होता है। हम सब जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को पद या शब्द कहते हैं। एक से अधिक वर्ण मिलकर ऐसा मेल हो एक से ज्यादा वर्णों का कि उनका कोई क्या निकले, अर्थ निकले। सार्थक का मतलब ही क्या होता है, स धन अर्थ, यानी जिसका अर्थ कोई निकलता हो। यानी एक से ज्यादा वर्ण मिलेंगे तो मिलकर के क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे जिसका कुछ अर्थ निकले। तो वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, पद या शब्द कहते हैं। अब शब्द और पद में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब देखिए शब्द किसको कहते हैं और पद किसको कहते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। ये ध्यान रखिएगा, देखिए जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है
स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने का मतलब है अर्थात वो वाक्य के बाहर होता है तो वो शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर लिखा है कमल, पानी, समुद्र, ये अभी किसी वाक्य में प्रयोग नहीं हो रहे हैं, ये वाक्य के बाहर हैं। यदि वर्णों का सार्थक मेल किसी वाक्य के बाहर प्रयोग होता है तो वो शब्द कहलाएगा। कहने का अभिप्राय, यदि स्वतंत्र रूप से शब्द प्रयोग होता है तो वो शब्द ही है, लेकिन जैसे ही हम उसे प्रयोग करते हैं वाक्य में, वो वाक्य का हिस्सा बन जाता है तो फिर उसको क्या कहते हैं, पद बोलते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ, जब शब्द वाक्य के अंग या वाक्य के हिस्से के रूप में प्रयोग होता है तो यह पद कहलाता है। देखिए यहां पर पानी वाक्य के बाहर लिखा हुआ है, कोई वाक्य नहीं है तो ये शब्द है, लेकिन जैसे ही इस पानी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, उदाहरण के लिए जैसे भविष्य में देश पानी की कमी से ग्रस्त होगा, तो ये जो पानी हमने यहां तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया था, वाक्य में नहीं था, यहां पर ये शब्द था। अब हमने इसको किसमें प्रयोग कर लिया, वाक्य में प्रयोग कर लिया, तो अब ये यहां पर क्या है, यहां पर ये पानी पद है। तो हमने क्या समझा, हमने इससे यह समझा कि स्वतंत्र इकाई के रूप में वर्णों का जो सार्थक समूह शब्द कहलाता है, यदि वो स्वतंत्र है मतलब वाक्य में नहीं है, तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। किंतु जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग होगा, यानी आप इसको सेंटेंस में यूज करोगे, तो फिर ये स्वतंत्र नहीं रहता। क्यों, ये किस किस से बंध जाता है, फिर ये लिंग, वचन, काल और कारकीय विभक्तियों से युक्त हो जाता है और ये क्या बन जाता है, पद बन जाता है। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो रहा है वर्णों का सार्थक समूह तो शब्द, और यदि वर्णों का सार्थक समूह वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है तो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। उम्मीद है पद या शब्द ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर कौन सी इकाई आती है, फिर आता है इसके बाद पदबंध। अब देखिए पदबंध क्या होता है, इस शब्द को देखिए पदबंध। अब मैं यहां आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। देखिए ये एक वाक्य का हिस्सा होता है, जो पदबंध होता है ये अपने आप में वाक्य नहीं होता, ये वाक्य का हिस्सा होता है। वाक्य का वह भाग जिसमें एक से ज्यादा पद जुड़कर, अभी हमने पद समझ लिए, एक से ज्यादा शब्द, एक से ज्यादा पद जुड़कर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते। इस चीज को समझिए, पदबंध क्या होता है, एक से ज्यादा पद होंगे तो वो पदबंध कहलाएगा। बात आई समझ, एक से ज्यादा जैसे ही पद हो, जैसे हम जानते हैं एक से ज्यादा वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, शब्द या पद बनता है, ऐसे एक से ज्यादा जब पद जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, पदबंध बनेगा। लेकिन 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 ये अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देगा। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखें, इसमें कर्ता नहीं होता, इसमें उद्देश्य यानी सब्जेक्ट नहीं होता। जो वाक्य में हम जानते हैं, जैसे वाक्य में सब्जेक्ट भी होता है, कर्ता भी होता है, विधेय भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन इसमें ना कर्ता नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे सोने की अंगूठी। अब देखिए इसमें कर्ता नहीं, अर्थ तो आ रहा है सोने की अंगूठी। मैंने यहां पर क्या बताया, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद, देखिए एक से ज्यादा पद है, 3 पद है यहां पर, लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते। सोने की अंगूठी, यहां पर अर्थ आ रहा है कि किसकी बात की जा रही है, सोने की अंगूठी की बात की जा रही है। जैसे अत्यंत परिश्रमी यानी बहुत मेहनती, अर्थ तो आ रहा है, यहां पर एक से ज्यादा पद जुड़ रहे हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं आ पाएगा क्योंकि वाक्य नहीं है ये। ऐसे ही एक उदाहरण और लेते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला। मैंने कहा ये वाक्य का भाग, देखिए यहां पर एक चीज यूज हुई है, यहां पर मैंने एक चीज आपको बताई, यह वाक्य का भाग होता है। ये वाक्य का भाग कैसे होता है, जैसे माने ये सोने की अंगूठी है, इसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं, इस तरह से, जैसे मेरे पास सोने की अंगूठी। अब ये पूरा वाक्य है मेरे पास, यानी अब यहां पर कर्ता भी है और क्रिया भी है, और ये जो पार्ट है सोने की अंगूठी, यही है वाक्य का भाग। यदि केवल सोने की अंगूठी, अब इस पार्ट में से आप केवल यदि सोने की अंगूठी हटाते हैं तो ये पदबंध है। ये उपवाक्य भी नहीं है, ये अपने आप में उपवाक्य भी नहीं है, क्योंकि उपवाक्य में कर्ता होता है, उसमें उद्देश्य होता है। जैसे इसका हम वाक्य में प्रयोग करें अत्यंत परिश्रमी का, तो यह लड़की अत्यंत परिश्रमी है, यानी वाक्य का एक भाग है जिसमें कर्ता नहीं होता लेकिन अर्थ तो देगा ये, तो इसी को हम कहते हैं पदबंध। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला को हम वाक्य में प्रयोग करें, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र गिर गया, तो सबसे तेज दौड़ने वाला ये क्या है, पदबंध है। उम्मीद है पदबंध की बात समझ में आई होगी। अब पदबंध के बाद आता है उपवाक्य। पदबंध के बाद जो अगला शीर्षक है हमारा वो क्या है, उपवाक्य। अब देखिए उपवाक्य किसको कहते हैं, वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य यानी सब्जेक्ट भी हो और विधेय यानी प्रेडिकेट दोनों हो, और अपना एक स्वतंत्र अर्थ भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वह अर्थ वाक्य के अन्य भाग पर आश्रित हो। देखिए फर्क समझिए, पदबंध में क्या नहीं था, पदबंध में उद्देश्य नहीं था, लेकिन उपवाक्य में उद्देश्य होता है यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है, और विधेय भी होता है, यानी कहने का मतलब पूरी तरह से एक तरह से वाक्य जैसा ही दिखेगा ये आपको, उपवाक्य वाक्य जैसा ही दिखेगा, लेकिन होता क्या है, इसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ भी होता है। लेकिन बस इसमें एक बात होती है, ये जो उपवाक्य होता है ये किसी अन्य भाग पर, वाक्य के अन्य भाग पर डिपेंड करता है, ये अकेला काम नहीं कर सकता। ये ऐसा लगता है इसको पढ़ने के बाद जैसे इसमें कुछ अधूरा है, ये वाक्य के अभी किसी और भाग के ऊपर निर्भर करता है। उपवाक्य पढ़ने में ऐसा लगता है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा कि मैं यहीं पढ़ूंगा, कि मैं यहीं पढ़ूंगा। अब देखिए इसमें मैं यानी आप देख रहे हैं कर्ता भी है, यहां पर क्रिया भी है, यानी कहने का मतलब यहां पर मैं क्या हुआ, मैं हुआ उद्देश्य और बाकी बचा हुआ भाग क्या हुआ, विधेय। मैं उद्देश्य हो गया, बाकी बचा हुआ भाग क्या हो गया, विधेय। आगे देखिए कि वह क्या कर रही है, यहां देखिए वह क्या हुआ, वह यहां पर उद्देश्य और बाकी बचा हुआ भाग क्या हो गया, विधेय यानी प्रेडिकेट। अब देख पा रहे होगे एक और उदाहरण, जो कल आया था। अब देखिए
जो कल आया था, तो उद्देश्य हो गया और बाकी बचा हुआ भाग क्या हो गया, विधेय। अब देख पा रहे हो इसमें एक तरह पूरे वाक्य जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अधूरापन है ना इनमें, यानी अभी इनको वाक्य के एक भाग की और जरूरत है। तो ये जो परिभाषा आपके सामने है, यानी वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य भी हो और विधेय दोनों हो और अपना एक स्वतंत्र अर्थ भी हो, परंतु वह अर्थ वाक्य के अन्य भाग पर आश्रित हो। अब ये कि मैं यहीं पढ़ूंगा, लग रहा है कि अभी कुछ अधूरा है, अभी सेंटेंस पूरा नहीं है, एक वाक्य के किसी और भाग के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। पूरी बात तब पता चलेगी जब वाक्य का मुझे दूसरा भाग भी पता चल जाएगा कि वह क्या कर रही है। तो अभी भी ये लग रहा है कि पूरा नहीं है। जो कल आया था लग रहा है कि पूरा नहीं है, जो कल आया था मतलब पूरी बात बताइए, बात आई समझ में। तो ये एक वाक्य के दूसरे भाग पर आश्रित होता है, इसी को हम बोलते, इन्हीं को हम बोलते हैं उपवाक्य। अब ये पूरे वाक्य में कैसे दिखते हैं, अब मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से। राम ने कहा कि मैं यहीं पढ़ूंगा। अब देखिए यदि खाली कि मैं यहीं पढ़ूंगा, तो ये अभी डिपेंड करा वाक्य के दूसरे हिस्से पर, किस पर, राम ने कहा। ये इस भाग पर आश्रित है कि मैं यहीं पढ़ूंगा, ये वाला उपवाक्य इस भाग पर आश्रित है, और ये पूरा मिला के क्या बनता है, पूरा मिला के बन गया ये वाक्य। उम्मीद है आपको उपवाक्य समझ आया होगा कि वह क्या कर रही है, अर्थात मैं नहीं जानता कि वह क्या कर रही है, यानी ये जो बात है इस वाक्य के इस भाग के ऊपर आश्रित है, डिपेंड करती है। पूरी बात तब होगी जो कल आया था, मतलब अधूरी सी बात नहीं लग रही। इसका मतलब ये हुआ वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो यानी ये क्या है, ये वाक्य का भाग है, हर चीज है। देखिए इस अकेले इसमें खुद में उद्देश्य भी है, विधेय भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाक्य के अन्य भाग पर आश्रित है। उम्मीद है उपवाक्य भी आपको समझ में आया होगा। तो आज की इस क्लास में हमने व्याकरण का परिचय समझा और इस वर्ण विचार नाम के बिंदु को आज हमने शुरू कर दिया, और इसमें हमने भाषा की इकाइयों को आज समझने का प्रयास किया। देखिए स्वर और उनके प्रकार पर आने से पहले भाषा की इन इकाइयों को समझना बहुत जरूरी था। अब हम अगली कक्षा में इस बिंदु को आरंभ करेंगे, स्वर और उनके प्रकार। अब यहाँ से जितने भी बिंदु हैं ये काफी बड़े हैं। अब यदि एक ही कक्षा में इनको कवर करूंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए आपको पार्ट्स में क्रमानुसार कक्षाएं मिलती रहेंगी। एक ही बार में इन सभी को कवर करना संभव नहीं है। यदि एक ही कक्षा में इन सभी को कवर किया तो बहुत लंबी क्लास बैठ जाएगी, कई घंटे की कक्षा बैठ जाएगी। तो चलिए फिर इस क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में हम जिक्र करेंगे स्वर और उनके प्रकारों का।